राजनीति और साहित्य की बात तो छोड़ दिया जाए, साहित्य के अंदर ही राजनीति है। हमारे साहित्य में ही छोटे छोटे गुट है। दोस्तों, राइजिंग बिहार यूट्यूब चैनल पर आइए, आज हम आपको 3 लेखिकाओं के बीच एक परिचर्चा आयोजित करते हैं और यह परिचर्चा आज के बिल्कुल सामायिक विषय पर है, राजनीति और साहित्य। इसके बारे में आप लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं कि राजनीति साहित्य एक है या अलग अलग है। बहुत से लोग कहते हैं कि राजनीति अलग चीज़ है, साहित्य अलग चीज़ है, साहित्य में राजनीति नहीं आनी चाहिए, राजनीति में साहित्य नहीं आनी चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने अपने ज़माने में एक बार कहा है कि राजनीति जो है उससे आगे चलने वाला मसाल है साहित्य। और इस मायने से हमको लगता है उसी से ज़माने से यह बात चलती आ रही है कि राजनीति साहित्य से बहुत अलग की चीज़ नहीं है। हम भले उसे आज अलग रूप में देखते हैं कि हमारी आज की जो हमारे बीच में जो परिचर्चा में शामिल होने वाली जो लेखिका हैं वो इस संबंध में क्या अपने अपने विचार देती हैं हमारे पास। मैं आपको बीच बीच में उनसे परिचय भी करवाते जाऊंगा। मैं आपको परिचय करा रहा हूँ सबसे पहले डॉक्टर प्रतिभा रानी, जो अपने आप में एक शख्सियत मंतव की नई कवित्री हैं और कविताएं बेहतर लिखती है। साहित्य के और राजनीति के बारे में बहुत अच्छी समझ रखती है। मैं उनसे यह सवाल करना चाहूँगा कि बिहार की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति जो बिहार की लेखिकाएं हैं वे कितनी जागरूक है। लेखिका क्या, लेखक भी जो है इसके प्रति जो है अभी जागरूक नहीं है। जागरूक सब हैं, इसको आप इसमें ले सकते हैं कि लेखिका भी जागरूक हैं और लेखक भी जागरूक हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं, फेस में आना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि अभी इतना ज़्यादा माहौल गंदा हो गया है राजनीति का कि वो अपने आप को यहाँ ये सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। इस वजह से जो है वो नहीं आना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने कलम उठाया है तो उन पे किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कलम की ताकत सारी ताकतों से आगे है। लेकिन फिर भी आज की गतिविधियों के अनुसार और जो भी परिवेश जो है आजकल है, जो माहौल है जो बना हुआ है, तो डर है उनके प्रति उनके अंदर, और इसलिए वो नहीं आना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए उनको। तो इस वजह से, और जो लिख रहे हैं वो तो लिख ही रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन दबे स्वरों में लिख रहे हैं। उनको बुलंद स्वरों में लिखना चाहिए। दबे स्वरों में दो अर्थी में उसको लिख रहे हैं। डायरेक्ट नहीं आना चाह रहे हैं सामने, क्योंकि डायरेक्ट आने से उनको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़। जब लेखक परेशानी झेल रहे हैं तो लेखिका की तो बात ही अलग है। नहीं तो साहित्य में जैसा आपने ठीक कहा कि खुल कर नहीं लिख रहे हैं। हाँ। तो साहित्य में तो खुल कर लिखी भी नहीं जाते, क्योंकि अखबार तो है नहीं कि हम पत्रकार की तरह सीधे सीधे किसी मंत्री का या किसी के खिलाफ लिखें। लेकिन कविता, लघु कथा, जिस तरह प्रेमचंद अपनी कहानियों में दहेज के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ या देश में जो अंग्रेज़ों का कुशासन था उसके खिलाफ उन्होंने जो कुछ भी लिखा तो अप्रत्यक्ष रूप से ही लिखा। वह भी कहने में आज के साहित्यकार को डर रहे हैं, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यह मैं जानना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि लेखक भी इसमें पीछे हैं, लेकिन लेखिका में मैं खास कमी देख रहा हूँ कि वे श्रृंगार के रस और कौरवेश रस तमाम तरह की कविताएँ कहानियाँ तो लिख रहे हैं, लेकिन राजनीति को वो बिल्कुल छूना नहीं चाहती। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि अभी लेखिकाएं जो भी अभी आ रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बहुत सारी परिस्थितियों को झेलते हुए वो आ रही हैं। तो जो बहुत दिनों से इसमें हैं, जो लिख रही हैं, तो वो जाहिर तौर पे वो श्रृंगार रस से आगे बढ़ कर के लिख रही हैं। लेकिन जो नई हैं तो उनको तो एक आधार चाहिए ना, लिखने के लिए एक आधार चाहिए। तो जो सरलता की ओर है उस ओर वो बढ़ रही हैं, उस ओर वो लिख रही हैं। जैसे जैसे वो गहराई में जा रही हैं, साहित्य के प्रति अपना समर्पण समझ रही हैं कि मेरी दायित्व क्या है, मैं इस साहित्य में आई हूँ तो मुझे समाज को क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो उस अनुसार जो है, अपने अनुभव के अनुसार उनकी लेखनी मजबूत होती जा रही है। तो श्रृंगारिकता नहीं है, श्रृंगारिकता जो नई जो लोग मतलब आ रही हैं, जो एक तथ्य को समझ करके, एक सहारे को समझ करके कि किस पे मुझे लिखना है, किस पे लिखना आसान होगा, तो श्रृंगार का वो ले रही हैं। नहीं, आपने ठीक बोला कि इसमें
नई जो कवि लेखक लेखिका लोग है उसको थोड़ा सा संकोच है, तो पहले के लेखिकाओं को खोल के इसमें आना चाहिए कि वो अपने विषय पर। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम अगली लेखिका ऋचा वर्मा की ओर बढ़ता हूँ। ऋचा वर्मा जो एक सशक्त लेखिका हैं, लोक कथा लेखिका हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि साहित्य क्या राजनीति से अलग चलती है, जबकि हमारे साहित्यकार कहते हैं कि राजनीति से आगे चलने वाली मशाल है साहित्य। पहले तो सभी को नमस्कार। साहित्य और राजनीति में अनन्याश्रय संबंध है। साहित्य हमेशा से, आज़ादी के पहले से भी कवियों की कलम उठी। आज़ादी में जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से काम नहीं लिया, उन्होंने अपने कलम से काम लिया और ऐसी ऐसी कविताएं लिखी कि देश प्रेम की भावनाओं से परिपूरित दिनकर की कविताएं और बहुत सारे कवियों की कविताएं। तो साहित्य को राजनीति से अलग किया ही नहीं जा सकता है। साहित्य का काम ही है कि वो परिवार, समाज और राजनीति, इंसान की जिंदगियों को सही करे, जीने लायक बनाए उसको। कहते हैं कि आदमी अर्थोपार्जन करता है तो उससे रोटी कमाता है, और साहित्य सिखाता है कि रोटी कैसे खाई जाती है। तो साहित्य को राजनीति से अलग तो किसी तरह से नहीं किया जा सकता है। एक बात है कि प्रत्यक्षतः तो लिखना संभव नहीं है, और माहौल तो सचमुच में बदला हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी बात बहुत जल्दी छा जाती है और किस प्रकार से आप शिकार हो सकते हैं किसी भी किसी के विचारों, किसी के क्रोध के, या कोई आप पर मानहानि मुकदमा भी डाल दे, क्योंकि आप जब तक जांच पड़ताल पूरी नहीं करें अगर किसी विषय पर बात कीजिएगा तो आप जल्द ही न्याय के घेरे में आ जाइएगा, सवालों के घेरे में। इसलिए लेकिन किसी भी तरह से, और राजनीति मेरी समझ से राजनीति वही राजनीति नहीं है जो नेता करते हैं। राजनीति आजकल जिंदगी के हर पक्ष में है। साहित्य में के अंदर ही राजनीति है। राजनीति और साहित्य की बात तो छोड़ दिया जाए, साहित्य के अंदर ही राजनीति है। हमारे साहित्य में ही छोटे छोटे गुट है। आप ये सही एकदम से है। अभी एक कहानी, ये उपन्यास छपी थी द सैंड टॉम्ब करके, जिसका हिंदी इंग्लिश अनुवाद हुआ था। वो गीतांजलि श्री की, उस पर कितनी बातें हुई। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की राजनीति को लेकर भी वो कहानी थी, और उस कहानी में बहुत लोगों ने कहा कि कोई मर्म ही नहीं है, लेकिन वो कहानी हिट चली गई। तो साहित्य का हमेशा ही, साहित्यकार जब लिखता है तो छोटे से अणु से लेकर उसकी दृष्टि में जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी होती है, उस जिस जगह पर विचरता है। कहा जाता है जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। कवि की पहुँच हर उस कोने कोने तक होती है। अब उसको बोलने का सलीका आना चाहिए। हम कोई भी बात बोलते हैं उसको सलीके से बोलें। सलीके से बोलकर हम अपने उद्गार व्यक्त कर सकते हैं, और तीर वहाँ लगेगी, तीर वहाँ जाकर पहुँचेगा जो कि जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि राजनीति की बात साहित्य में आनी जरूर चाहिए, भले वह अप्रत्यक्ष रूप से आए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अप्रत्यक्ष से कुछ आज भी उस तरह के साहित्य लिखे जा रहे हैं। बहुत सी लोक कथाएँ हैं, कविताएँ हैं, कहानियाँ हैं जिसमें राजनीतिक पक्ष आती है, लेकिन इसमें पुरुष वर्ग आगे है, महिला क्यों पीछे है? महिलाएं भीरू स्वभाव की रही हैं सर। भारतीय महिलाएं शुरू से ही रही हैं। हम लोग का पालन पोषण ही ऐसा हुआ है कि हम लोग को हमेशा ही मर्यादित, हम लोगों को तो आवाज़ ऊंची करने की इजाज़त नहीं थी। अगर आपके घर में कोई महिला ऊंची आवाज़ में बोले तो एक पुरुष आके टोकते हैं कि अरे तुम इतनी तेज़ आवाज़ में बोल रही थी, तुम्हारी आवाज़ नीचे तक जा रही थी। और यही अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, बुलंद है, तो लोग तारीफ़ से बोलते हैं। तो ये आवाज़ को कम करने के तो ये तो हमारे जीन्स में, हमारे रगों में बसा दिया गया है। इसलिए हम लोग अभी भी मर्यादित भाषा का प्रयोग करना सोचते हैं कि भाई महिलाएं या किसी महिला का अमर्यादित भाषा सुनकर हम लोग एक दूसरे पर हंसी उड़ा देते हैं। तो ये तो हमारे स्वभाव में है, हमारे तो एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, दूसरी तरफ आप महिला को इतनी कमज़ोर क्यों समझती हैं? महिला कमज़ोर नहीं है सर, महिलाएं आवाज़ बुलंद कर रही हैं, लेकिन नहीं राजनीति की बातें कहती हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और संख्या बहुत कम है, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि एक तो राजनीति में ही महिलाएं कम हैं,
राजनीति में अभी हाल तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, आप निचले स्तर पर जाके देखिए। सरपंच बनती है महिला, लेकिन सरपंची करता है उसका पति या उस गांव का कोई बाहुबली। बहुत सही बात। बाहुबली। तो महिला तो राजनीति में ही नहीं है। तो जिस चीज़ को आप खाएंगे नहीं, उसके स्वाद का विवरण आप किस तरह से कर सकते हैं। महिलाएं वोट भी देती थी कुछ अरसे पहले तक, हमारे से एक पीढ़ी पहले तक। तो हमारे घर के पुरुष सबको कहते थे चलो सबको इस पार्टी को वोट देना है, और उसी के पीछे सारी महिलाएं जाकर वोट दिया करती थी। अब तो ऐसी स्थिति है कि हो सकता है कि पति दूसरे को वोट दे, पत्नी दूसरे पक्ष को वोट दे। तो ऐसी बात महिलाएं राजनीति में हैं ही नहीं। धीरे धीरे प्रगति हो रही है सर। जब जैसे जैसे महिलाएं राजनीति में जाएंगी, वो राजनीतिक महिलाएं भी कवि हो सकती हैं, और अगर वो कविता लिखेंगी तो अवश्य वो राजनीति पर प्रहार करेंगी। तो समय बदल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है, और एक समय आएगा महिलाएं बहुत प्रगति कर रही है, लेकिन अभी भी संघर्ष का एक पूरा दौर है हमारे पास। महिलाएं एसडीएम बन रही है, उन पर कितने कटाक्ष हुए, कितनी बातें हुई। अब इसमें गलती किसकी है? एक बात उस पर भी याद आती है, कहता है पुरुष कि महिला को मैंने एसडीएम बनाया। अगर महिला में प्रतिभा नहीं होती तो महिला एसडीएम बनती नहीं। पढ़ाई लिखाई तो उसने की, भले ही वो अर्थोपार्जन करके उसको सपोर्ट किया। तो अभी तक महिला एसडीएम बनती है तो उसका श्रेय भी तो पुरुष ले लेते हैं। नहीं तो एसडीएम बनने के लिए वहाँ विवाद नहीं ना, विवाद तो वहाँ पर यह आ जाती है कि अधिकारी बनने के बाद उस पति को तलाक देने की नौबत आ जाती है। वो तो विषय दूसरा है। इसका कारण यही बताएगा कि मैंने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया। हाईलाइट सब तो यही थे, हाईलाइट सब तो यही थे कि मैंने पढ़ाया। ये कहा जाता कि ये जीवन संगिनी थी, मेरे 2 बच्चे थे। पीछे यह लगे जब मैं पढ़ाया लिखाया, अगर नहीं पढ़ाते लगे तो निश्चित तौर पर आजकल उसके अभाव में तमाम प्रतिभा होने के बाद, बहुत सी प्रतिभाएं हमारे देश में ऐसी है कि तमाम प्रतिभा होने के बावजूद पैसे के अभाव में, आर्थिक अभाव में वह उच्च अधिकारी नहीं बन पाती है। वैसी स्थिति में मात्र उन्होंने कहा कि यदि हम नहीं उतना मेहनत करते, उतना नहीं, बहुत से पुरुष नहीं चाहता है कि महिला नौकरी करे, लेकिन उसे इतना चाह तो उसके बावजूद वह तलाक देने की नौबत करती है। खैर उसके पीछे तो बहुत सी दूसरे के भी कारण है। माफी चाहूँगी सर, हमारे समाज में हम सब जानते हैं, कोई किसी का नाम नहीं लेगा, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि बचपन में कम उम्र में उनकी शादी किसी और से हुई, और समाज में राजनीति में जब वो बहुत आगे पहुंची है तो उनकी दूसरी पत्नियां हैं जिन्हें हम बहुत खुशी खुशी स्वीकारते हैं। तो खैर हम लोग की बहस दूसरे मुद्दे पर चली गई, दूसरे मुद्दे पर चले, फिर हम लोग फिर इस पर विषय बात करेंगे। आज बात हम लोग कर रहे हैं साहित्य में राजनीति का कितना हस्तक्षेप होना चाहिए। तो हम अब बढ़ते इस पर आगे। हमारे जो तीसरे हमारे लेखिका हमारे बीच में है मीना कुमारी परिहार, जो कवित्री भी हैं और तमाम पत्रिकाओं में लिखती पढ़ती रही हैं। मीना कुमारी परिहार से हम जानने जाए, जैसे कि अभी उन्होंने कहा था, अभी बात थोड़ी सी हम लोग अलग हो रहे थे, हम आपसे उसी बात पर लौटना चाहते हैं कि साहित्य में राजनीति का हस्तक्षेप कहाँ तक होना चाहिए और कितना होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि साहित्य का हस्तक्षेप राजनीति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल आपका यही है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि राजनीति और साहित्य दोनों एक ही के 2 पहलू हैं, और ये दोनों पहलू मुझे लगता है कि हमारे समाज में, हमारी इस ज़िंदगी में दोनों का महत्व जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जहाँ साहित्य है वहाँ राजनीति, और जहाँ राजनीति है वहाँ साहित्य समाया हुआ है। तो दोनों जो है एक दूसरे के, एक तरह से मैं समझती हूँ कि एक दूसरे के पूरक है। ये या तो प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, दोनों तरह से। अब साहित्य में राजनीति कैसे, आप सवाल ये करेंगे, तो साहित्य में राजनीति जो है, आज हमारे बीच हमारे साहित्यकार अपनी कलम चला रहे हैं, और बहुत राजनीति में जब वो लिखने चल रहे हैं तो उसको मना कर दिया जा रहा है कि आप राजनीति पर नहीं कुछ लिख सकते हैं। सीधा यही सवाल होता है कि आप राजनीति से छोड़ के आप दूसरा चीज़ पर नहीं, ये मना कौन करता है? मना कौन करता है? मना करने का है जो हमारे बीच
हमारे बीच जो अपने को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ। इसी तरह से हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं और महिलाओं को भी देख रही है, तो था इसका उदाहरण। और हम महिलाओं को भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं। अभी एक कार्यक्रम था जदयू का, मैं उसमें भी गई थी, और भाजपा का कार्यक्रम बहुत सारा हुआ है, उसमें भी मैं गई थी। तो वहाँ क्या स्थिति है कि महिलाएं काफ़ी बुलंद हैं, और ऐसा नहीं है, काफ़ी स्ट्रांग है, और वो लेकिन बात यहाँ तक आके अटक गई। तब मैं जाके पूछी, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो सभी लोगों ने स्टेज पर गया और सबको समय मिला, मौका मिला, मुझे भी मौका मिला पढ़ने के लिए। मैं भी गई, मैं भी एक गज़ल पढ़ के उतर गई। इतने बड़े बड़े लोग थे और सभी लोगों ने पढ़ा, बट मेरा ध्यान थोड़ा केंद्रित हुआ इसलिए कि वहाँ की एक महिला थी, काफ़ी हेल्दी और सशक्त, एकदम बोल्ड, एकदम लंबी चौड़ी एकदम, और बहुत अच्छा से मंच का संचालन भी कर रही थी बाज़ाब्ता। फिर उसका भी नाम अनाउंस हुआ और वो भी कविता पढ़ी। बट कविता जो पढ़ी, उस कविता में मुझे लगा कि ये तो भाई इतनी बड़ी नेत्री है, तो कुछ कटाक्ष तो कहीं कर ही सकती है, कहीं ना कहीं कुछ बोल सकती है। लेकिन उसकी कविता बिल्कुल इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही अलग, एकदम अलग थलग। उसके बाद मुझे लगा कि भैया इतनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर मैं बोली कि अच्छा ठीक है। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, नेता लोग जो बड़े बड़े आए थे वो निकल चुके थे, तब मैं आम बात जैसे लोगों के बीच में रखी, हम लोग थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले रहे थे, बोली मैडम आप भी खाइए। फिर मैंने क्वेश्चन उनसे किया कि मैम आप तो इतनी बोल्ड लेडी हो और इतना अच्छा तुम्हारा स्पीच होता है, इतना अच्छा तुम एंकरिंग कर रही हो मंच पे, फिर इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच और आपने इतनी ज़रूरत नहीं की कि कुछ व्यंग्यात्मक कविता को पेश करें, 2 लाइन ही पढ़ती, मतलब थोड़ा व्यंग के साथ। तो बोली कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं हूँ इसी फील्ड में, और जहाँ जिस थाली में खाऊँ और उसी में छेद करूँ, मैम ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो मैं जब ये सब चीज़ देखने के बाद, तब उसकी बातों से मुझे लगा कि अरे ये तो कहीं ना कहीं मतलब जिस थाली में मैं खाऊं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। ये तो नौकरी वाले के बंदी से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर नौकरी वाले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ वैसी कवित्री या लेखिका जो उससे अलग है, नौकरी में नहीं है। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि राजनीति में बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन उनको राजनीति में लिखने नहीं दिया जा रहा है। उनको बार बार यही कहा जाता है कि दबाव बना हुआ है कि राजनीति में आप नहीं लिख सकते। राजनीति की कविताएं इतनी अच्छी होती है कि पढ़िए और सुनिए तो मजा जाता है, क्योंकि व्यंग्यात्मक होता है। मतलब कुल मिलाकर बात यही है कि प्रशासन के द्वारा दबाव दिया जाता है ताकि उसके खिलाफ। और कारण यही है कि अच्छी लेखिका, अच्छे हमारे कलमकार लोग जो हैं वो लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको उनकी लेखनी को मजबूर किया जा रहा है कि वो नहीं लिखें इस बात पर। अच्छा डॉक्टर प्रतिभा जी, हम आपके तरफ आना चाहेंगे अंत में ये पूछने के लिए, कभी जितनी बातें आपने सुना उस आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग का वह युग नहीं लौट सकता, प्रेमचंद वाला युग, जब प्रेमचंद ने कहा था कि राजनीति जो है वो साहित्य के आगे चलने वाली मसाल है। क्या अब वह मसाल उगने की उम्मीद नहीं लगती आज के इस राजनीतिक माहौल में? क्यों नहीं, अभी भी वो रखती है। धूल पड़ा हुआ है, उस धूल को हटाने की आवश्यकता है, और उस धूल को हम लोग ही आगे आकर के हटाएंगे। अभी जैसे कि बहुत से लोग जानते सब हैं, लेकिन उस कब कैसे कहाँ, अब जैसे अभी बातें हो रही थी कि महिलाओं को, तो महिलाओं कभी भी दबी कुचली नहीं रही हैं। अगर ऐसा रहता तो आप सनातन युग से देख लीजिए कि सनातन युग में जो है हर देवता लोग अपने आगे जो है देवियों का, उनको शक्ति का प्रतीक माना गया है। अबला का लोग मतलब समझ जाता है कि बहुत कमज़ोर, लेकिन वो कमज़ोर नहीं है, जैसे असीमित, जिसके सीमा की कोई ये नहीं है, तो अबला, उसके बल की कोई सीमा नहीं है। तो जब इस शब्द को जब लोग समझेंगे तो उस चीज़ को वो समझ पाएंगे, तभी वो आगे आएंगे। अब राजनीति, तो साहित्य और राजनीति को एक रूप में देखना, तो साहित्य, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, ऐसे तो बहुत सारे मतलब हैं, अभी तो मैं नहीं हूँ, बहुत से वरिष्ठ लोग यहाँ हैं, तो जहाँ तक मेरा अपना विचार है तो राजनीति साहित्य का एक पार्ट है। जैसे साहित्य तो सब पे है,
राजनीति पे भी है, सांस्कृतिक पे भी है, धार्मिक पे भी है, आर्थिक, हर चीज़ में जो है साहित्य जो है और हर चीज़ को उजागर जो है किया जा रहा। हाँ, अब इस चीज़ का है कि राजनीति पे क्यों नहीं अच्छा जो है बोला जा रहा है, अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, तो ये हमारी अपनी कमी है। दबाव तो है ही, दबाव तो ऊपर में है ही, ऊपर से दबाव तो वो तो कोई भी आप अच्छी काम करने जब चलिएंगी, महात्मा गांधी भी जब लाठी लेकर के आगे गए थे तो पहले वो ही आगे बढ़े थे, तभी जनता उनके पीछे गई थी। तो पहले आपको ही आगे आना होगा, तभी आपको सहयोग मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा। आज मनीष कश्यप हैं, अभी तत्कालिक भी है मनीष कश्यप, तो क्या आज उन पे राजनीतिक दबाव से उनका सारा कैरियर दाव पे है, तो क्या समाज उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है? क्या वो अपने विचार से विमुख हो गए? कलम उठाया है तो उसकी गरिमा को बरकरार रखेंगे हम लोग, तो समाज तो आएगा ही। समाज कहने का मतलब है कि समाज तो आ रहे हैं। पहले आप सशक्त होइए, पहले आप अपने दायित्व को समझिए कि जब आप साहित्य में आ रहे हैं, जब आप कलम उठा रहे हैं, तो आप कलम उठा रहे हैं कि कौन सा ऐसा औजार उठा रहे हैं जिसका कि कोई क्षय नहीं है। आप अक्षय को उठा रहे हैं, जो कहीं पे भी अगर वो स्थापित हो जाएगा तो वो आजीवन, मतलब जीवन पर्यंत वो हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए, इस गरिमा को आप समझिए और समाज के हित के लिए काम कीजिए। जैसे हितोपदेश लिखने वाले अपने नाम को वहाँ नहीं करके वो हितोपदेश, मतलब कि समाज के हित के लिए, तो आज के साहित्यकार भी उसी भावना, उसी विचार को रख करके कि हम अपने नाम को ना आगे रख करके कि मेरा नाम होना चाहिए या हमें इस चीज़ से होना चाहिए। हम समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज को एक राह दिखा रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन हम कर रहे हैं, तो समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व समाज के प्रति होना चाहिए, न कि अपना प्रति अगर हो जाएगा तो फिर हम तो साहित्य से विमुख वहीं हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। एक बात मैं अंत में जोड़ना चाहूँगी, भले ही राजनीति साहित्य के अंदर नहीं जा पाता है, लेकिन साहित्य राजनीति के अंदर जाने में डरता है। लेकिन पुराने ज़माने में दिनकर ने भी जब नेहरू से कहा था कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसे सहारा देगा, और एकदम ताज़ा उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी, जो बहुत बड़े राजनीतिक थे और वो कितने अच्छे कवि थे, ये हम लोगों से छुपा नहीं है। और अभी कुछ समय पहले तक नागार्जुन की कविता अभी मैं तुरंत याद नहीं कर पा रही हूँ, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पर और नेहरू पर और विक्टोरिया बहुत सारा कटाक्ष किया था, अभी तुरंत मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं ऋचा वर्मा जी वही मैं कह रहा हूँ कि पहले के साहित्यकारों में ये क्षमता थी, चाहे वाजपेयी हो चाहे नागार्जुन हो। मैं सवाल वही आज के संदर्भ में कर रहा हूँ कि आज के कवि लेखिका हो या लेखक हो, जैसे उन्होंने कहा कि लेखक भी इस क्षेत्र में बहुत पीछे है, वो क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं? बस मैं एक बात का बस एक अंतिम बात कि शासन बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, तो परिस्थितियां भी बदल रही हैं, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो जैसा राजा वैसा प्रजा, हम लोग उसी के अनुसार रहने वाले सीधे साधे मध्यम वर्गीय कवि लोग हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी, आपने ठीक कहा, जैसा राजा वैसा प्रजा, और हम लोग उसी के अधीन है। और हम लोग, समय बदल रहा है और समय निश्चित तौर पर बदलेगा। हम डॉक्टर प्रतिभा जी को, ऋचा वर्मा जी को और आपको सब, मीना परिहार जी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सशक्त परिचर्चा में आपको शामिल होने के लिए। और दोस्तों, वास्तव में प्रेमचंद ने कहा था कि यदि हम कलम के सिपाही है तो हमें कभी विसंगतियों से नहीं डरना चाहिए, चाहे वह राजनीतिक विसंगतियाँ हो, चाहे सामाजिक विसंगतियाँ हो, चाहे जो भी विसंगतियाँ हो। यह अलग बात है कि आज के लेखक, मैं अधिकांश लेखक की बात कर रहा हूँ, कुछ लेखक लोग इसमें है, अधिकांश लेखक लोग इस जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। इसका वजह बहुत कुछ हो सकता है। राजनीति के आज की जो गंदी राजनीति है वह भी एक कारण हो सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि वह कारण है जो आज की परिचर्चा में उभर के ये बात सामने आई है। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, आप कृपया हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इस परिचर्चा को देखने और सुनने के बाद, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं फिर साहित्य यात्रा में अगले पड़ाव में फिर आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।